नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी चैंपियंस का द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के इम्पॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है डीसी जनरेटर यानी कि डीसी जनरेटर। इसका इम्पॉर्टेंट वन लीनियर हम जो है प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इम्पॉर्टेंट एक भी दोस्तों जो है अगर डीसी जनरेटर से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी वीडियो में से आएगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है ना। मैं बोलता जाऊँगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करने पर चालक में उत्पन्न ईएमएफ प्रत्यावर्ती स्वभाव का होता है, ठीक है ना, कि ऐसे ही होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन जनित्र यानी कि जनरेटर कहलाती है। किसी मशीन का स्थिर भाग स्टेटर तथा घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। जनित्र यानी कि जनरेटर के जिस भाग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम फील्ड पोल कहते हैं। जनित्र के जिस भाग में ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे आर्मेचर कहते हैं, और जिस भाग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम फील्ड पोल कहते हैं या फील्ड कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि जिस भाग में ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे आर्मेचर कहते हैं, जिस भाग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम फील्ड कहते हैं। डीसी जनित्र फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। किसी सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही एक एक पॉइंट दोस्तों पूरा यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ से नहीं छूटेगा आपका। डीसी जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में व्यक्त की जाती है। फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम के अनुसार चालक में फ्लक्स ग्रंथन होता है तो ईएमएफ प्रेरित होती है। प्रेरित ईएमएफ दो प्रकार के होते हैं, पहला गतिज प्रेरित ईएमएफ, दूसरा स्थैतिज प्रेरित ईएमएफ। जनित्र में यानी कि जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न करने हेतु चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच अपेक्षित गति होना आवश्यक है। डीसी जनित्र के आर्मेचर से में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ प्रत्यावर्ती स्वभाव का होता है। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में अथवा चुंबकीय क्षेत्र को चालक में गतिमान किया जाता है तो चालक में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ की प्रकृति प्रत्यावर्ती होती है। आर्मेचर में उत्पन्न प्रत्यावर्ती ईएमएफ को आर्मेचर की शाफ्ट पर लगे कम्यूटेटर के द्वारा डीसी में परिवर्तित करके लोड को प्रदान किया जाता है। डीसी जनरेटर में सदैव आर्मेचर को ही स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से गतिमान किया जाता है, फील्ड को गतिमान नहीं किया जाता, क्योंकि डीसी प्राप्त करने के लिए कम्यूटेटर को शाफ्ट पर ही स्थापित करते हैं, स्टेटर पर नहीं। कम्यूटेटर को शाफ्ट पर ही स्थापित करते हैं, स्टेटर पर नहीं। ऐसी जनित्र में आर्मेचर अथवा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से किसी एक को गतिमान करके ऐसे ईएमएफ प्राप्त किया जाता है। छोटे डीसी जनरेटर की बॉडी जो है वो ढलवे लोहे तथा ढलवा लोहा की बनी होती है, और जो बड़े जनरेटर की जो बॉडी होती है वो जो है स्टील यानी कि कास्ट आयरन या वेल्डित स्टील से बनी होती है। पोल तथा पोल सूप पटलित एनिल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। फील्ड पोल निर्माण में एनिल्ड स्टील से बनी पट्टियों की मोटाई 1 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर तक रखी जाती है, यानी कि 0.2 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक रखी जाती है। पोल की अपेक्षा पोल शू का आकार बड़ा रखा जाता है। याद रखिएगा, पोल की अपेक्षा पोल शू का आकार बड़ा रखा जाता है। डीसी जनित्र का आर्मेचर सिलिकॉन स्टील की 0.5 मिलीमीटर मोटी वर्तकार पट्टियों से बना होता है। हिस्टेसिस हानि को कम रखने के लिए लोह क्रोड में सिलिकॉन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एडी करंट हानि को यानी कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए आर्मेचर पट्टियों को लेमिनेटेड किया जाता है। पट्टनों की मोटाई घटाने पर भंवर धारा हानि का मान भी कम होता है। लगभग 1 मीटर तक के व्यास वाले आर्मेचर में जो है वृत्ताकार स्टैंपिंग एक टुकड़े में काटी जाती है। यदि आर्मेचर का व्यास 1 मीटर से अधिक हो तो जो है वृत्ताकार यानी वृत्ताकार पटलन को एक भाग में ना काटकर कई खंडों में काटा जाता है, जिसको जो है कुंजी के द्वारा शाफ्ट पर जोड़ने पर एक पूर्ण आर्मेचर जो है वलय का निर्माण होता है, ठीक है। दिशा परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर जो है कठोर खिंचा हुआ तांबे के तारों से निर्मित होता है, तांबे के खंडों से निर्मित होता है, जिसे शाफ्ट पर बैकेलाइट के आधार पर स्थापित किया जाता है। कम्यूटेटर खंडों के बीच जो अचालक के रूप में अभ्रक भरा जाता है, जिससे कि कम्यूटेटर से जो है जुड़ी कॉइल लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट न हो जाए, ठीक है। कम्यूटेटर पर खंडों की संख्या आर्मेचर कुंडलों की संख्या के समान होती है।
आर्मेचर वेस्टर्न के सिरों को जो है कम्यूटेटर के उभरे हुए भाग राइजर पर सोल्डर कर दिए जाते हैं। राइजर को सैंपल मतलब कुछ लग रहा है। राइजर में V तथा U आकृति के खांचे होते हैं जो कोण आकार के मैकेनाइट अंगूठियों द्वारा रोधित होते हैं। कम्यूटेटर को शाफ्ट पर बैकेलाइट के आधार पर स्थापित किया जाता है। ठीक है। ब्रश कार्बन तथा ग्रेफाइट से मिलकर बना होता है। ब्रश में ग्रेफाइट का कार्य कम्यूटेटर तथा कार्बन ब्रश के बीच स्नेहक का कार्य करता है। ठीक है ना। आर्क वेल्डिंग जनित्र में धात्विक ग्रेफाइट ब्रश का प्रयोग किया जाता है। रोटर प्लेट को एंड कवर पर कम्यूटेटर की तरफ स्थापित किया जाता है। रोटर प्लेट बैकेलाइट की बनी होती है और रोटर प्लेट में ब्रश होल्डर को लगाया जाता है जो कि पीतल के बने होते हैं। कार्बन एक ऐसा अधात्विक चालक है पदार्थ है जिसका प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से घटता है तथा तापमान के घटने से बढ़ता है। कार्बन ब्रश को मूल लंबाई का 2/3 भाग घिस जाने अर्थात 1/3 भाग रह जाने पर बदल देना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्बन ब्रश का कार्य दिशा परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर से धारा को कलेक्ट करके टर्मिनलों पर उपलब्ध कराना होता है। कार्बन ब्रश का घर्षण गुणांक तल पर रखे बल की ओर उन्हें चलाने के लिए वांछित बल का अनुपात होता है। किसी जनरेटर में लघु ब्रश घर्षण गुणांक को वरीयता दी जाती है। लघु ब्रश घर्षण गुणांक का मान 0.22 अथवा इससे भी कम होता है। उच्च ब्रश घर्षण गुणांक का मान 0.4 अथवा इससे भी कम होता है। कार्बन ब्रश को संदोलक भुजा के द्वारा चुंबकीय उदासीन अक्ष में रखा जाता है। कार्बन ब्रशों को चुंबकीय उदासीन अक्ष में लाने के लिए किक इंडक्टिव विधि का प्रयोग किया जाता है। डीसी मशीन में कार्बन ब्रश का दबाव 0.08 से 0.2 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच परिवर्तित होता है। डीसी मशीन में स्प्रिंग पत्ती का दबाव 0.1 से 0.25 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर रखा जाता है। डीसी मशीन में कार्बन ब्रश के दबाव को किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में अनुशंसित किया जाता है। किसी मशीन में ब्रश होल्डर तथा कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच अंतर 1.5 मिलीमीटर का होना उससे कम नहीं होना चाहिए। बाजार में उपलब्ध कार्बन ब्रश चपटे होते हैं। इन्हें मशीन में स्थापित करते समय इनके आगे के हिस्से को कम्यूटेटर की आकृति में आकृंतित करना चाहिए। इस कार्य के लिए रेगमाल का प्रयोग किया जाता है। दिशा परिवर्तक की गंदगी को साफ करने के लिए जो ट्राइक्लोरोइथाइलिन का प्रयोग करना चाहिए। मशीनों में प्रयोग किए जाने वाले ब्रशों को 4 भागों में बांटा गया है: ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट, इलेक्ट्रो ग्रेफाइट और धातुई ग्रेफाइट। धातुई ग्रेफाइट में धात्विक भाग पूर्ण भार का 95% होता है। जिस जनरेटर में उच्च धारा और लघु वोल्टता होती है वहाँ धात्विक ग्रेफाइट ब्रश का प्रयोग किया जाता है। उच्च धारा और लघु वोल्टेज। ठीक है। जैसे चाप वेल्डिंग जनरेटर। डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न हुए ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। डीसी मशीन में 2 प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है: लैप तथा वेव वाइंडिंग। ठीक है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। लैप वाइंडिंग एक प्रकार की समानांतर वाइंडिंग है जिसका प्रयोग उच्च धारा एवं कम वोल्टेज वाली मशीन में किया जाता है। जो लैप वाइंडिंग दोस्तों लो वोल्टेज हाई करंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वेव वाइंडिंग एक प्रकार की सीरीज वाइंडिंग है। जिसका प्रयोग उच्च वोल्टेज एवं कम धारा वाली मशीनों में किया जाता है। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है, A = P। और वेव यानी कि तरंग वाइंडिंग में जो है समांतर पथों की संख्या केवल 2 होती है, A = 2। लैप वाइंडिंग 4 प्रकार की होती है: सिंपलेक्स वाइंडिंग, ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग और क्वाड्राप्लेक्स वाइंडिंग। ठीक है। आर्मेचर परिपथ प्रतिरोध का मान 1 ओम या इससे भी कम होता है। एक 4 ध्रुव डीसी लैप व्यवस्थित मशीन में एक चालक का प्रतिरोध 0.1 ओम है और 48 चालक है तो आर्मेचर प्रतिरोध का मान 0.3 ओम होगा। घूर्णित मशीनों की चाल को प्रत्यक्ष विधि यानी कि संपर्क विधि तथा अप्रत्यक्ष विधि असंपर्क विधि द्वारा नापा जाता है। डीसी जनरेटर की गति को टैकोमीटर के द्वारा नापा जाता है जो एक प्रकार की प्रत्यक्ष संपर्क विधि है। इस विधि में गति को आरपीएम में नापा जाता है। एक 50 हर्ट्ज आपूर्ति में प्रतिदीप्ति लैंप 1 सेकेंड में 100 बार चमकता है। डायनेमो एक प्रकार का छोटा डीसी शंट तथा स्थायी चुंबकीय जनित्र होता है।
जिसका उपयोग बैटरी या फील्ड को चार्ज करने के लिए किया जाता है। एक पृथक उत्तेजित जनित्र वह है जिसमें फील्ड वाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है। एक पृथक उत्तेजित जनित्र की टर्मिनल वोल्टता प्रायः अस्थायी रहती है क्योंकि क्षेत्र परिपथ प्रेरित वोल्टता से पृथक रहता है। एक पृथक उत्तेजित जनित्र में उत्तेजन वोल्टता का मान डीसी 24, 36, 48 वोल्ट होता है। उत्तेजित जनित्र में क्षेत्र उत्तेजन अपने आर्मेचर द्वारा प्राप्त होता है या फील्ड पोल में बचे हुए अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण होता है। सीरीज जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार तथा कम लपेट की बनाई जाती है क्योंकि यह आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी होती है और इसे भार धारा उठानी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, डीसी सीरीज जनरेटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा यह पूर्ण विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं कर पाएगा। बिना लोड के सीरीज फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र अवशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा, धारा प्रवाह शून्य होगा। डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग डीसी पारेशर लाइन में बूस्टर जनरेटर के रूप में किया जाता है। डीसी शंट जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटों की बनाई जाती है। इसे आर्मेचर के समांतर में जोड़ा जाता है। डीसी शंट जनरेटर को लोड के साथ नहीं चलाना चाहिए, अर्थात शून्य लोड पर चलाना चाहिए क्योंकि लोड के साथ शून्य लोड पर नहीं चलाना चाहिए क्योंकि लोड के साथ चलाने पर आर्मेचर धारा का पूर्ण प्रवाह फील्ड की ओर न होकर लोड की ओर होगा, जिससे वोल्टेज का मान लगभग शून्य होगा। डीसी शंट जनरेटर में शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से कम होना चाहिए। ठीक है, और जनरेटर में प्रेरित वोल्टता की ध्रुवता की दिशा घूर्णन की दिशा या क्षेत्र ध्रुवों की दिशा पर निर्भर करती है। एक स्व उत्तेजित जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना वोल्टता निर्मित नहीं करेगा। जब एक स्व उत्तेजित जनरेटर अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है तो क्षेत्र फ्लैशिंग विधि के द्वारा अवशिष्ट चुंबकत्व उत्पन्न किया जाता है। डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रति पोल फ्लक्स की ओर जनरेटर के प्रति मिनट चक्करों के समानुपाती होता है। एक स्थिर चाल वाले जनरेटर का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्षेत्र फ्लक्स के समानुपाती होता है। संतृप्त अवस्था तक किसी डीसी जनरेटर का वोल्टता अभिलक्षण वक्र शून्य के कुछ ऊपर से प्रारंभ होता है अवशिष्ट चुंबक के कारण। क्रांतिक क्षेत्र प्रतिरोध शंट क्षेत्र परिपथ का अधिकतम प्रतिरोध मान होता है जिससे एक शंट जनरेटर वोल्टता निर्मित कर सकता है। लोड प्रतिरोध का वह न्यूनतम मान जिस पर कोई शंट जनरेटर वोल्टता निर्मित करे वह भार क्रांतिक प्रतिरोध कहलाता है। एक यौगिक जनरेटर में शंट वाइंडिंग के ऊपर सीरीज वाइंडिंग की जाती है और शून्य लोड पर लॉन्ग शंट जनरेटर में डीसी फील्ड सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स कम होता है। यदि जनरेटर लघु शंट है तो सीरीज फील्ड का फ्लक्स शून्य होगा। विभेदीय यौगिक जनरेटर में यदि सीरीज क्षेत्र द्वारा उत्पन्न फ्लक्स शंट क्षेत्र का विरोध करता है तो इस क्रिया को बकलिंग कहते हैं। एक संचयी यौगिक जनरेटर में कंपाउंडिंग के स्तर को सीरीज क्षेत्र धारा के परिमाण में परिवर्तन से किया जाता है। विभेदी यानी कि डिफरेंशियल यौगिक जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान घटता है, इसलिए इसका प्रयोग चाप यानी कि आर्क वेल्डिंग जनरेटर के रूप में किया जाता है। आर्क बनने से पहले इलेक्ट्रोड तथा कार्य जॉब के बीच विभवांतर लगभग 100 वोल्ट होता है और जब आर्क बनती है तो वोल्टेज का मान घटकर 40 से 50 वोल्ट रह जाता है। आर्क वेल्डिंग जनरेटर में धात्विक ग्रेफाइट ब्रश का प्रयोग किया जाता है। जहाँ जनरेटर व भार के बीच दूरी अधिक हो वहाँ उपयोगिता यानी ओवर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाती है। जनरेटर में प्रतिचुंबकन प्रभाव के कारण चुंबकीय उदासीन अक्ष GNA से आर्मेचर की घूर्णन दिशा में कुछ कोण विस्थापित होता है। प्रतिचुंबकन प्रभाव को कम करने के लिए रुद्धोलक भुजा की सहायता से ब्रशों को GNA से MNA स्थिति में विस्थापित किया जाता है जहां पर स्पार्किंग का मान कम हो। अचुंबकन प्रभाव को कम करने के लिए भरपायक वेस्टर्न यानी प्रतिकारक लपेट कंपनसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है। जब दो कम्यूटेटर खंड एक कार्बन ब्रश को संपर्क करते हैं तो उससे जुड़ी हुई कॉइल लघुपतित हो जाती है जिससे धारा की दिशा में परिवर्तन होता है जिसे कम्यूटेशन अर्थात दिक् परिवर्तन कहते हैं।
कम्यूटेशन के कारण कम्यूटेटर पर स्पार्किंग की मात्रा बढ़ जाती है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर व ब्रशों के बीच पैदा होने वाली स्पार्किंग के मान को घटाया तो जा सकता है, परंतु पूर्णतः दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कम्यूटेशन को निम्न 3 प्रकार से कम किया जा सकता है: उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रश के प्रयोग से, प्रतिरोध तार के प्रयोग से, और अंतर ध्रुव यानी कि इंटरपोलों को मुख्य पोलों के बीच में स्थापित करके। इंटरपोलों को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है। इंटरपोलों की ध्रुवता यानी पोलैरिटी आर्मेचर के घूमने की दिशा में आगे आने वाले मुख्य ध्रुवों के समान रखी जाती है। इंटरपोल वाइंडिंग को कम लपेट व मोटे सत्र की बनाई जाती है। इंटरपोल वाइंडिंग को कम लपेट और मोटे तारों की बनाई जाती है। मुख्य लपेट संख्या के 1/3 भाग लगभग। ठीक है, और जो है डीसी जनरेटर में आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड हानि और स्थिर हानि होती है, और डीसी जनरेटर में लौह यांत्रिक तथा शंट फील्ड हानि स्थिर हानियाँ होती हैं। ठीक है, यानी कि आर्मेचर लॉस और सीरीज फील्ड लॉस ये अस्थिर हानियाँ होती हैं। ठीक है, और जो लौह हानि होती है, यांत्रिक हानि होती है, शंट फील्ड हानि होती है, स्थिर हानियाँ होती है। डीसी मशीन में लौह, ताम्र व यांत्रिक 3 प्रकार की क्षतियाँ होती हैं। आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम या 1 ओम से कम होता है। मशीन का रोधन प्रतिरोध यानी कि इंसुलेशन प्रतिरोध नापने हेतु मेगर का उपयोग किया जाता है। मशीन का रोधन प्रतिरोध 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। डीसी जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व निम्न कारणों से समाप्त हो सकता है: भारी लघुपथन पथन, अतिभार, जनरेटर को अधिक समय तक प्रयोग न करना। क्रांतिक क्षेत्र प्रतिरोध शंट क्षेत्र परिपथ का अधिकतम प्रतिरोध का मान होता है, जिस पर शंट जनरेटर वोल्टता निर्मित करता है। ताम्र क्षति की गणना प्रायः I²R से करते हैं। कार्बन ग्रेफाइट ब्रश 1 वोल्ट प्रति ब्रश व मेटल ग्रेफाइट 0.5 वोल्ट प्रति ब्रश वोल्टेज ड्रॉप करता है। सभी प्रकार की मशीनों में लौह क्षतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला एडी करंट जैसे भंवर धारा हानि करते हैं, दूसरा हिस्टेसिस हानि, इसको मंदायन हानि कहते हैं। किसी मशीन का आउटपुट व इनपुट का अनुपात दक्षता कहलाती है। प्रतीक ईटा यानी कि नीटा बोलते हैं। घूर्णित मशीनों की चाल को 2 विधियों द्वारा मापित किया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, जिसे संपर्क विधि कहते हैं। दूसरा है परोक्ष विधि, जिसे असंपर्क विधि कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि में चाल मापने के लिए 2 प्रकार के मापी यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। पहला घूर्णन काउंटर, जिसको हम स्टार्च वॉच बोलते हैं, वाट। दूसरा है टैकोमीटर। ठीक है, एक 50 हर्ट्ज आपूर्ति में प्रतिदीप्ति लैंप प्रति सेकेंड 1 सेकेंड में 100 बार चमकता है। कार्बन ब्रश पर स्प्रिंग पत्ती का दबाव 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। कार्बन से बने ब्रश का उपयोग जनरेटर में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर घटता है। इसका जो प्रतिरोध होता है ना, वो तापमान बढ़ने पर घटता है। कार्बन की विद्युत धारा वहन 4 से 6 एम्पीयर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने जो है डीसी जनरेटर के बारे में हर एक चीज़, हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी था, सब इस वीडियो में पढ़ लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, हम लोग तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डीसी मोटर के इंपॉर्टेंट 1 लीनियर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में भी हमने बहुत सारे जो है 1 लीनियर क्वेश्चन देखे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, और जीके जीएस भी दोस्तों इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों के कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इसे अपने यारों दोस्तों को, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने मतलब भाई भौजाई को, अपने जो है मतलब दोस्तों को, अपने जो है मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जहाँ भी हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो ब्लैक वाला बटन होता है सब्सक्राइब वाला, उसको मतलब उसको हाथ से दबाइए, पैर से दबाइए, अपने खोपड़ी से दबाइए, कैसे भी दबाइए, लेकिन उसको दबा दीजिए, उसको दबा के लाल कर दीजिए। ठीक है, तो कैसा भी हो जाए, तो मतलब चलिए, अच्छा लगा वीडियो को तो बताइएगा कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे फिर से अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। बस ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।